अच्छा, नेहरू पर आज बातचीत कर रहे हैं और आज के युवा से अगर आप बात कीजिए कि नेहरू कौन थे, तो नेहरू उसके लिए एक ऐसे फिगर हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जो बहुत डिबॉचरी में मुब्तला थे, महिलाओं के साथ हिस्ट्री में देखे जा गए हैं, और जिन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज़ को भारत के ऊपर थोप दिया, जिससे भारत की तरक्की नहीं हुई। तो एक ऐसा युवा जिसके पिता को नेहरूवियन पॉलिसीज़ का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है, जिसकी वजह से आज की पीढ़ी अमेरिका जा कर के बस गई, आईआईटी करके, और डॉक्टर्स अमेरिका और इंग्लैंड और सब जगह जाके बस गए। तो नेहरू से फ़ायदा उठाने वालों के बच्चे इस समय नेहरू को एक बहुत गैर ज़रूरी या नफ़रत करने लायक फ़िगर के तौर पे देखते हैं। तो मेरा सवाल शुरुआत में यही रहेगा, क्या नेहरू ने इंडिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन किया एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, या उन्होंने वो मजबूत बुनियाद दी जिसके बिना पर हम आज ये 70 साल से ज़्यादा हमने इज्जत से और कहना चाहिए आत्मनिर्भरता से खींच लिए। आगे आने वाला जो दौर है वो तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये जो नौजवान है, इन नौजवानों को सूचना कहाँ से आई है? नौजवानों को सूचना दो तरह से है, या तो जो व्हाट्सएप पे मौजूद है, यानी जो भी ज्ञान व्हाट्सएप पे मौजूद है, या जो जिस समाज के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर जहाँ शिक्षा हासिल कर रहा है वहाँ पर से उसे मिला है, अपने दोस्तों में मिला है या किसी ऐसे उसमें मिला। तो ये सूचना उन तक कैसे पहुंची? जो नेहरू के विरोधी रहे हैं, उन विरोधियों ने इस विचार को सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है, प्रिंट मीडिया में भी है लगातार। क्यों ज़रूरी है नौजवानों को जानना नेहरू के बारे में? क्योंकि आज जो संकट है, जितना भी संकट है, जो बेरोजगारी का संकट है, जो बड़े पैमाने पर आईआईटी वाले बैठे हुए हैं, उनको पैकेज नहीं मिल रहा है, तो इस संकट का जो हल जानने के लिए कि नेहरू ने, संकट बहुत ज़बरदस्त था, आज़ादी के बाद कितना ज़बरदस्त संकट है, कोई उद्योग नहीं है, कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। तो ऐसे में बेरोजगारी का समाधान नेहरू ने कैसे किया, अगर ये नौजवानों को पता चल जाए तो नौजवानों का जो व्यू है वो बदल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि सूचना जो उन तक पहुंच रही है वो सूचना सही नहीं है। आप बताइए, नेहरू की का जो योगदान है भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर जो विकास हुआ है उसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने पे हमारी इंडस्ट्री बहुत पिछड़ी हुई थी नहीं, समझ लो ना के बराबर थी। कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी, हमारे पास सीमेंट नहीं था, बहुत कम पैदा हो रहा था, बिजली नहीं थी। तो ऐसी हालत में नेहरू ने, और नेहरू किस संकट से गुजर रहे थे, मतलब मैं नौजवानों को ये बताना चाहूँगा, नौजवानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि देश आज़ादी के टाइम किस किस संकट से गुजर रहा था। आप देखिए, बंटवारा हुआ था, वो सारे लोग जो वहाँ से शरणार्थी आए थे उनको बसाना था। सांप्रदायिक तनाव था बहुत ज़बरदस्त। कश्मीर की समस्या है, उसी टाइम 48 के अंदर हमला है, पाकिस्तान का हमला है, नेहरू वहाँ से निपट रहे हैं। और उसी टाइम जो है हमारा तेलंगाना मूवमेंट है, किसानों से वहाँ निपट रहे हैं। गांधी की हत्या हो गई 48 में, वो उससे निपट रहे हैं। और भूख का आलम है हमारे यहाँ, अनाज जो है लोगों को जो खाने के लिए वो अनाज नहीं है, नेहरू को वो देखना है। तो इतनी ज़बरदस्त समस्या, उस समस्या के बीच नेहरू इस चुनौती को हल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके विषय अच्छे लगते हैं, तो हमें अपना फीडबैक दें, और साथ ही साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी तरीक़े हैं हमें मजबूत करने के, वो भी कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से प्रदेशों में भाषा को लेकर के एक उद्वेलित हो गए थे, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, उससे पहले की जो पृष्ठभूमि है, बिल्कुल सही कहा आपने, भाषा का जो फेडरलिज्म का ही सवाल खड़े हो गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जो है नेहरू के सामने है। और नेहरू को ऐसे में परेशान करने वाले बहुत हैं। नेहरू से सब यही चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या चाह रहे हैं, हर एक का अलग अलग है। कम्युनिस्ट चाह रहे हैं कि भाई नेहरू जो है ये आज़ादी अधूरी है, ये आज़ादी असली नहीं है अभी भी, तो हमें तो बिल्कुल परिवर्तन वो चाहिए एकदम जैसे सोवियत संघ में हुआ है। यानी सोशलिस्ट और तरह का चाह रहे हैं।
जेपी अलग तरह के उसमें लगे हुए हैं। तो आप देखिए इसमें नेहरू निकाल के लाए और उनकी कैबिनेट के अंदर वो लोग हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं है। तो नेहरू का जो है बहुत चैलेंज है और उस चैलेंज को कैसे उन्होंने, ये जानना जो है नौजवानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपको ये इतनी बड़ी वो बात है कि कहीं पर भी आपको ये साहित्य में या कहीं इतिहास में नेहरू के बारे में ये चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं। नेहरू हटा के दी बारे, हैं। हाँ, नेहरू के बारे में आपको मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा। नेहरू की आलोचना तो मिलेगी। अब हमारे नौजवानों को आलोचना मिलती है। आलोचना क्या मिलती है कि उनकी वो इस तरह के हैं, सिगरेट पीते हुए फोटो जो है वो आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका कोई बात ही नहीं है कि नेहरू के परिवार के लोग मुसलमान थे। हाँ, ये तो गजब है। हाँ, नेहरू के परिवार के लोग मुसलमान थे और उनका जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनकी पत्नी से संबंध, मतलब ऐसी ऐसी बातें। ये क्या होता है? ये इसलिए नौजवानों के लिए बता, ये एड होमिनेम फैलेसी कहलाती है। उस आदमी के अगर विचारों को जवाब नहीं दे सकते हैं या उस विचारों पे बात नहीं करते हैं तो उसके ऊपर आरोप लगा दो। तो मैं ये देखता हूँ कि जितना भी वो है उसमें वो सारे आरोप जो है वो यही है नेहरू की, कि नेहरू के जो असली विचार हैं उन विचारों से हट जाए। कि मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि किस तरह से नेहरू उस ज़माने में उन्होंने किया, और नेहरू का आपको इससे पहले का भी आपको देखना पड़ेगा। एक तो आज़ादी के बाद है, एक आज़ादी के पहले की बातें अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि भारत में इस समय आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ख़त्म हो गया। नेहरू के जो उन्होंने रत्न बनाए थे, नवरत्न बनाए थे और उस तरह की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई थी, जो वो चाहते तो ये सारा का सारा खुली फील्ड उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी। सरकार सीधे ये तय करेगी कि जो क्रूशियल सेक्टर्स हैं उसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। तो ये जो पूरी समझ थी, क्या इसने भारत को मतलब पीछे रखा? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है तो एक आत्मनिर्भर जो है भारत बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो बिजली चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, यातायात चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इन सब का जब ये सब चीज़ें होंगी तब नीचे छोटी इंडस्ट्री आप लगाएंगे, मान लीजिए स्मॉल स्केल ही लगाएं, यानी कुटीर उद्योग जाए, उसको सामान चाहिए, वो सामान है ही नहीं। तो आपका ढांचा जो है, जो छोटी छोटी फैक्ट्री लगाने का प्लान है, एक पूरा औद्योगिक ढांचा बनाने का नेहरू का प्लान है, वो जब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसके लिए आधारभूत उद्योग नहीं लगाए जाएंगे। तो नेहरू ने शुरू के अंदर वो जो लगाया है, लोहे की स्टील मिलें लगाई हैं, भाखड़ा नंगल बांध बनाए क्योंकि हमें बिजली चाहिए सबसे ज़्यादा, है नहीं, सीमेंट की वो चाहिए हमें उसके लिए इंजीनियर चाहिए। तो आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया नेहरू ने, ताकि एक जो है एक बुनियाद बन जाए जिस बुनियाद के ऊपर हमारा जो औद्योगिक ढांचा खड़ा हो। अब क्या है, जब ये नेहरू ये सब कर रहे थे तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि कोटा परमिट राज, इंस्पेक्टर राज। इसको समझिए आप कि हमें सीमेंट जो है बांध के लिए चाहिए, भाखड़ा नंगल बांध के लिए चाहिए और बड़े बड़े बांध के लिए चाहिए, हैं। अब सीमेंट किसी सेठ की कोठी के लिए नेहरू कैसे दे देंगे? तो कोटा, आप सेठ की कोठी के लिए भी सीमेंट हम देंगे, लेकिन आपके लिए इतनी बोरी जो है हम देंगे, आप उसमें दीजिए। पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाए, बांध के लिए हमें सीमेंट चाहिए, लोहा हमें काहे के लिए चाहिए? हम किसी, ये बहुत बड़ा आरोप है कि साहब उस टाइम तो 2 ही स्कूटर थे, हैं, कार जो है वो फिएट थी, एम्बेसडर थी, हमारे पास कोई वेरिएंट वो नहीं थी जो आज जो बहुत सी हैं। अब उसके लिए जो कार बनानी है, स्कूटर बनानी है, उसके लिए हमें स्टील चाहिए ना, है। तो स्टील हमारी प्राथमिकता क्या आएगी? किसी सेठ की कार के लिए चाहिए या हमें बड़े बड़े जो बांध बनाने हैं, पुल बनाने हैं, उनके लिए स्टील तो हमें वहाँ चाहिए। तो प्राथमिकता हमारी वहाँ के लिए है। तो मशीनें, जिन मशीनों से
बाकी काम करेंगे मशीन टूल्स कहलाती है। कि मशीन टूल्स क्या कहलाता है? जो मशीनों का निर्माण करते हैं वो मशीन टूल्स। एक मशीन होती है, एक मशीन टूल है नहीं। जैसे सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन है, लेकिन जो सिलाई लेथ मशीन को बनाने वाला जो मशीन, सिस्टम है, लेथ है, मिलिंग मशीन है, हाँ। स्लॉटर है, ये सब जो मशीन है ये मशीन टूल्स हैं। तो हमें मशीन टूल्स, नेहरू मशीन टूल्स बना रहे हैं, है नहीं। नेहरू जो है वो कोटा परमिट जो है, ये राज्य जो जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल उनको बदनाम करने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत का विकास नहीं हो। अब मैं आपको बताऊं किस तरह से इन लोगों ने सबसे पहले कोटा परमिट राज और इंस्पेक्टर राज का जो स्लोगन दिया, वो हमारे पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी उर्फ राजा जी हैं, उन्होंने ये नाम दिया। क्या हुआ, किस तरह से हुआ है? आप 1955 के अंदर कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन होता मद्रास में। नेहरू अवार्डी अधिवेशन के अंदर सोशलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी का प्रस्ताव पास करा कि हमारा समाज जो है भारत का कैसा समाज बनेगा, समाजवादी प्रकार का समाज बनेगा। इसे देखकर, इसे सुनकर यहाँ का जो औद्योगिक जो पूंजीपति थे वो चौंक गए, जो पूंजीवाद के समर्थक थे वो चौंक गए हैं कि ये नेहरू जो है। अच्छा, नेहरू के बारे में उन्हें पहले से ही पता था कि नेहरू फेबियन सोशलिस्ट हैं, तो वो समाजवाद की तरफ ले जा रहे हैं। तो इससे यहाँ का पूंजीपति जो था सतर्क हो गया। अब क्या हुआ? और क्योंकि उन्होंने जमींदारी एवोल्यूशन किया, उन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो इनके कब्जे में हैं जमींदारों के, ये जब तक नहीं निकालेंगे हम, तो तब तक ये जो भूमिहीन किसान हैं ये बड़े पैमाने पर खेती कैसे करेंगे। तो ज़रूरी था कि वो इनसे ज़मीनें, जमींदारी, तो जमींदार उनके खिलाफ थे। अब अवार्डी अधिवेशन जो है उसके बाद क्या होता है नेहरू का, कि सारी जो लोग सतर्क हो गए। ये तो कांग्रेस के अंदर हैं राजगोपालाचारी जी। अब 1959 में एक दूसरा वो होता है अधिवेशन, वो नागपुर अधिवेशन है। नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी ने फिर एक प्रस्ताव पास करा दिया, पेश किया, वो था सहकारी खेती का, कोऑपरेटिव और भूमि हदबंदी का। अब जब ये भूमि हदबंदी 1959 में है, जब ये पास हो गया तो जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो दक्षिण पंथ है कांग्रेस के अंदर का, उसका धैर्य चुक गया, सब्र का बांध उसका टूट गया। और तब राजगोपालाचार्य जो हैं कांग्रेस छोड़कर बाहर आ गए, मीनू मसानी बाहर आ गए, और उन्होंने वहां आकर स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी किन को लेकर बनाई? राजाओं और नवाबों और उद्योगपतियों। स्वतंत्र पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें स्वतंत्र पार्टी के पास आई हैं, और उन्होंने ही ये जो है कोटा परमिट जो है नाम दिया। यानी आज की जो बीजेपी है अमीरों की पार्टी, उससे पहले स्वतंत्र पार्टी भारत के अमीर पूंजीपति और धन्ना सेठों और फ्यूडल लॉर्ड्स की पार्टी थी। हाँ, मैं आपको, ये बड़ा दिलचस्प बात है ये कि जो आज समझते हैं कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, उस जमाने में जनसंघ थी। जनसंघ पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, जनसंघ ट्रेडर्स की पार्टी थी, व्यापारियों की पार्टी। उसी में आधार था जनसंघ का। जो क्लासिकल बात है, जो पूंजीवाद के जो असली वाले हैं, वो हमारे जो हैं वो राजगोपालाचारी है, और उन्होंने ही जो है पूरी तरह से किस तरह के पूंजीवाद के फेवर वाले, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसके पक्षधर थे, और उन्हें लग रहा था कि समाजवाद की तरफ जा रहा है, इसलिए वो कांग्रेस से बाहर आ गए, मीनू मसानी बाहर आ गए। आप ये देखते हैं कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी 48 में, उसके अंदर, उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया कि हमारा जो पहला मकसद होगा वो बचत को प्रोत्साहित करना। लोगों का पैसा आएगा बचत से, जो है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे कृषि में, तो हमारी जो कृषि की हालत है वो सुधरेगी। लेकिन जो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, जिसका प्रस्ताव जो है समाजवादी प्रकार का, जो 1955 के अवार्डी अधिवेशन में वो आधार बना,
कि समाजवादी इस प्रकार का समाज कैसे बनाएंगे जब तक के बड़े उद्योग नहीं लगेंगे। तो प्रोफेसर महालनोबिस थे, उन्होंने महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई। तो आप ये देखेंगे कि इसके बाद जो पूरा एक तरह से जो पूंजीपति वो बाहर जाकर स्वतंत्र पार्टी बना ली और नेहरू के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर राज आप देखिएगा, ये हमारे नौजवानों को कहाँ पता है कि इंस्पेक्टर, हाँ भाई बहुत खराब बात है, इंडस्ट्री में। आज उन नौजवानों से जरा मालूम कीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना इंस्पेक्शन है, वो निकल नहीं सकते वहां से, जो है पूरी तलाशी होती है। यानी मालिकों का जो इंस्पेक्शन है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ। और सरकार जो चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रही थी उसको इंस्पेक्टर राज कह दिया। आप चले जाएं यहाँ पर कितना इंस्पेक्शन है आपका। आधार कार्ड क्या है, सर्विलेंस ही तो इंस्पेक्शन है।